क्या ऐसा कोई कर्म या एक्शन संभव है जो मैकेनिकल थॉट या यांत्रिक विचारों से परे हो, उसके बियॉन्ड हो? क्या ये परसेप्शन हमारे ब्रेन सेल्स को बदल सकता है? क्या ये परसेप्शन ब्रेन की रीवायरिंग कर सकता है? जैसा भगवत गीता में भी कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। दोस्तों, इन बातों को पूर्णता से समझने के लिए और पूर्णता से ग्रहण करने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, मत प्रकट करने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है, उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूं तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूं। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में है और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी जो हम विचार के मैकेनिकल होने की बात कर रहे हैं और वो परसेप्शन जो विचार के मैकेनिकल होने को एक्सपोज कर दे, उसके बाद जो एक्शन होगा वो कितना फंडामेंटली मूलभूत रूप से अलग होता है, उसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में ये समझना ज़रूरी है कि परसेप्शन के बाद जो कार्य होता है उसमें विचार हस्तक्षेप नहीं करते। विचार उसी हद तक हस्तक्षेप करेंगे जहाँ पे कार्य करने के लिए वो सहायक हों, उससे ज़्यादा नहीं। और ये बातें हमारे ग्रंथों में बड़े खुल के सामने आती है। जैसे कठोपनिषद में कहा गया, नैषा तर्केण मतिरा पनया, यह आत्मा का सत्य तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मा या सत्य, आप जैसे भी उसे कहना चाहें, यह तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हम यही कहना चाह रहे हैं कि या उपनिषद में भी यही संदेश दिया गया कि विचारों के जरिए, विचारों में कोई चित्रण कर लेना सत्य का, वो सत्य नहीं हो सकता। और सत्य के आधार पर जो कार्य होगा उसमें विचारों का हस्तक्षेप अवरोध की तरह नहीं होगा। अगर हम हनुमान जी की कथा जो संजीवनी बूटी की थी उसको ध्यान से देखें तो उसमें भी यही चीज निकल कर आती है। हनुमान जी लंका युद्ध में मेघनाद के बाण से एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उसको लक्ष्मण जी को ट्रीट करने के लिए जब वैद्य को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता होगी, जो हिमालय पर्वत पर द्रोणगिरी में पाई जाती है। श्री राम के सभी वीर योद्धा चिंता में पड़ गए क्योंकि यह कार्य अत्यंत कठिन था। हिमालय लंका से बहुत दूर था, संजीवनी बूटी को पहचानना भी आसान नहीं था। समय बहुत कम था, यदि सूर्योदय तक संजीवनी नहीं मिलती तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचाए जा सकते थे। ऐसे में हनुमान जी ने बिना विचार किए, बिना किसी संदेह में पड़े, बिना कोई ज्यादा विचार किए सीधा हिमालय की तरफ उड़ चले। और इसे रामचरितमानस की
चौपाइयों में बड़ी ही अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। हनुमान जी को आदेश देते हुए श्री राम कहते हैं, तजहु तात यह रूप संकरहु, कनक बरन तन पवन सुत करहु। हे तात, आप अपना दिव्य रूप धारण करके इस कार्य के लिए निकलिए। हनुमान जी तुरंत विशाल रूप में उड़ चलते हैं। राम काज किन्हें बिनु मोही कहाँ विश्राम। जब तक प्रभु का कार्य पूरा न हो तब तक विश्राम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने हिमालय पर्वत पहुंचकर संजीवनी बूटी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं पाए। इसलिए उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया और तीव्र गति से उड़ चले। गही गिरी न कानन कपि गगन उड़ाए, लघु गिरी नघी सिंधु करी पाए। हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया और समुद्र को पार करके तीव्र वेग से लौट आए। जब वे संजीवनी वापस लेकर आए तो वैद्य ने लक्ष्मण को औषधि दी और वे पुनः स्वस्थ हो गए। इसी पे श्री राम हनुमान जी को गले लगाकर कहते हैं, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। कहते हैं, हे तात, मैं आपका ऋणी हूं, मैं ये ऋण कभी नहीं उतार सकता। दोस्तों, श्री राम की कथा इन दोहों के साथ पढ़ने का अलग ही आनंद है, इसलिए मैंने उनके दोहों को भी पढ़ा। लेकिन यहाँ जो बात निकल कर आती है कि जब कोई भी कार्य जब वो परसेप्शन से हो, प्रेम से हो, तो उसमें विचार हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे हनुमान जी ने बिना किसी संदेह, बिना किसी शंका के ये कार्य किया। तर्क और सोच का स्थान नहीं था इस कार्य में। हनुमान जी ने यह नहीं सोचा कि क्या यह संभव है। उन्होंने यह नहीं पूछा कि अगर मैं विफल हो गया तो क्या होगा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं संजीवनी बूटी कैसे पहचानूंगा। उन्होंने तुरंत कार्य किया क्योंकि उनका विश्वास और समर्पण कंप्लीट था, संपूर्ण था। दोस्तों, इसी तरह के नोशंस हमें साइंस में भी मिलते हैं, साइकोलॉजी में। न्यूरो साइंस में इंट्यूशन या सडन इंसाइट कहते हैं। जब कोई कार्य गहरे आत्मविश्वास और समर्पण से किया जाता है तो यह सोचने या तर्क करने से नहीं होता। जैसे हनुमान जी ने भी इस कार्य को करने के पहले कोई लॉजिकल प्लानिंग नहीं की थी। वैज्ञानिक भी ये शोध करके बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने गट फीलिंग, जिसे गट फील कहते हैं, अंतर्ज्ञान से, गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान कह लें, उससे निर्णय लेता है तो उसका मस्तिष्क एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है, जिसे सडन इंसाइट भी कह सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में न्यूरोप्लास्टिसिटी की जिक्र की थी, जहाँ पे जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जो पूरी जिनसे हम चलते हैं, वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और जब बिल्कुल कोई नई चीज़ होती है तो वो नया कम्युनिकेशन ढूंढ लेते हैं, नया कम्युनिकेशन बना लेते हैं, नया मार्ग खोज लेते हैं। तो उसी प्रकार कि जब गट फील या अंतर्ज्ञान से कोई निर्णय होता है तो एक नया न्यूरल कनेक्शन बनता है, एक नई चीज निकल कर आती है जो पहले शायद हमारे बोध में नहीं थी। तो दोस्तों, ये बात हमें सिखाती है कि जो परसेप्शन के आधार पर जो कार्य होता है वह विश्वास से, समर्पण से होता है, न कि तर्क से। और उसमें लक्ष्य प्राप्ति ही एक चीज होती है, बाकी कुछ भी सामने नहीं आता। और दोस्तों, अगर हम बात करें थॉट के नेचर की, तो थॉट का जो मटेरियल प्रोसेस है, थॉट का जो मैकेनिकल होना है, उसको वैज्ञानिक रूप से तो बहुत ही डेफिनेटिवली ये साबित हो चुका है कि थॉट मटेरियल प्रोसेस द्वारा ही निर्मित होता है। और अगर थॉट मटेरियल प्रोसेस है और अगर ये परसेप्शन हो, जिसे हम डायरेक्ट परसेप्शन कह रहे हैं, तो क्या फिर ब्रेन वैसा ही रहेगा जैसा वो पहले था? तो दोस्तों, अगर टोटल परसेप्शन हो तो ये भी निष्कर्ष हम निकाल ही सकते हैं
कि ब्रेन की जो वायरिंग है वो वायरिंग ही शायद बदल जाए, ब्रेन उस तरह से काम नहीं करे जैसा वो पहले किया करता था। इसे पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग से चित्त की वृत्तियों का, जो चित्त में जो चित्त या मन आप कह लें, उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस हैं वो ठहर जाते हैं। तो इसमें योग की बात कही गई है, लेकिन बात क्या कही गई है कि जो हम टाइम पे जो हम वोलेटिलिटी या उद्विग्नता महसूस करते हैं, जो हमारा दिमाग कहीं इधर कहीं उधर जाता है और हमारा दिमाग हमेशा ऑक्यूपाइड सा रहता है, वो कहीं ना कहीं ठहर जाता है योग के द्वारा। और क्योंकि महर्षि पतंजलि योग शास्त्र लिख रहे थे तो वो योग की बात करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो योग भी उसी परसेप्शन तक पहुंचने का एक टूल है जहां से ये ब्रेन की रिवायरिंग हो। ब्रेन की रिवायरिंग कैसे होगी? क्योंकि आपने थॉट के पूरे स्ट्रक्चर को देख लिया, और ये जो सत्य को पूरा या जो विचार के मैकेनिकल नेचर को पूरा देखना होता है, और ये जो परसेप्शन होता है, ये इससे ब्रेन की रिवायरिंग क्यों हो पाती है? क्योंकि नया न्यूरल पाथवे बनता है, और सबसे पहले तो ये एक शॉक की तरह, एक झटके की तरह होता है। तो जब ये शॉक लगता है तो ब्रेन तुरंत नए न्यूरल पाथवेज बना लेता है, और ये जो शॉक है, जो एक शॉक लगता है जब हम अभी तक की मानी हुई सारी मान्यताओं को एक तरह से उसके सत्य को देख लेते हैं। इसका भी वर्णन हमारे उपनिषदों में है, नारद और सनत कुमार के कथा में। यहाँ पे नारद मुनि और सनत कुमार के बीच का संवाद है। तो नारद मुनि देवर्षि माने जाते हैं, वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और पूरे ब्रह्मांड में घूमकर देवताओं, ऋषियों और मानवों को संदेश देते हैं। वे परम ज्ञानी, संगीत और वेदों के मर्मज्ञ हैं, लेकिन एक जिज्ञासु साधक भी हैं। वो सत्य को जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ सनत कुमार 4 कुमारों में से एक हैं जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे सनातन ब्रह्म ज्ञानी हैं और केवल सत्य ज्ञान और आत्मत्व के विषय में ही चर्चा करते हैं, और वे अद्वैत वेदांत के सिद्ध महर्षियों में गिने जाते हैं। तो हम देखें कि नारद और सनत कुमार का संवाद कैसे शुरू हुआ था। एक दिन नारद मुनि को यह अनुभव हुआ कि वे बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, संगीत और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उनके भीतर अभी भी एक प्रकार की बेचैनी थी, एक अधूरापन था। वे सनत कुमार के पास गए और बोले, हे महर्षि, मैंने वेद, शास्त्र, संगीत और अनेक विद्याएं सीख ली हैं, पर मुझे अभी भी पूर्ण शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। सनत कुमार मुस्कुराए और नारद से पूछा, आपको क्या क्या ज्ञात है, यह बताइए। नारद ने विस्तार से अपनी विद्या की सूची सुनाई। मैंने वेद, उपवेद, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, संगीत, युद्ध विद्या, पुराण, इतिहास और अन्य सभी विद्याएं सीख ली हैं। तब सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यह सब नाम मात्र का ज्ञान है, यह वास्तविक आत्मज्ञान नहीं है। नारद चकित हो गया। वो सोच रहे थे कि उन्होंने इतना कुछ सीख लिया, फिर भी यह सब नाम मात्र का ज्ञान कैसे हो सकता है। यह उनके लिए एक झटका था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनके पास पहले से ही संपूर्ण ज्ञान है। और इसी शॉक की बात हम कह रहे हैं, जब परसेप्शन हो कि जब इस चीज का परसेप्शन होता है हमें हमारे लिमिटेशन का या हमारे मैकेनिकल होने का, तो ये जो शॉक होता है उस शॉक को एक्सप्रेस किया जा रहा है यहाँ नारद के एक्सप्रेशंस में भी। फिर सनत कुमार नारद को ये समझाते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह बाहरी दुनिया से, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। वह केवल शब्दों और ध्वनियों का खेल है, लेकिन सत्य उससे परे है। सत्य केवल अनुभव द्वारा जाना जाता है, न कि केवल पढ़ने और सुनने से।
यह सुनकर नारद का मस्तिष्क स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह उनके पूर्व धारणाओं से बिल्कुल अलग था। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि धन और वैभव से जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन जब उसे वास्तविक शांति एक साधारण जीवन में मिलती है तो यह उसके लिए एक शॉक की तरह होती है। बिना ज्यादा धन और वैभव के अगर वह इस परसेप्शन से एक पूरी शांति को प्राप्त करे तो वह भी एक शॉक है। विज्ञान में भी जब कोई वैज्ञानिक एक नई खोज करता है तो पहले से मौजूद सारी धारणाएं टूट जाती हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम कोई नया और गहरा सत्य समझते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और इसे ब्रेन रीवायरिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये जो शॉक है ये शॉक ही है, और ये झटका जिसे हम कह रहे हैं ये झटका ही है जिससे ब्रेन की रीवायरिंग होती है और ब्रेन सेल्स का नेचर बदल जाता है। और उसी कथा को अगर आगे बढ़ाएं जो नारद और सनत कुमार के बीच है, तो नारद पूछते हैं सनत कुमार से, हे महर्षि, क्या भक्ति और शास्त्रों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है? सनत कुमार उन्हें कहते हैं, भक्ति और शास्त्रों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम सत्य केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। जबकि तुम स्वयं आत्मा के सत्य को अनुभव नहीं करोगे तब तक असली शांति प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ शब्द हम अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभव हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो अनुभव कोई थॉट का स्ट्रक्चर नहीं है कि हम किसी एक्सपीरियंस को चेस करने लग जाएं, किसी अनुभव को चेस करने लग जाएं कि हमें आनंद की अनुभूति होगी इत्यादि इत्यादि। ये जो अनुभव है यहाँ मतलब उस परसेप्शन से ही है, स्पष्ट रूप से सत्य को देखना ही है। या सत्य को देखना एक बात है जो कि शायद बहुत स्पष्ट नहीं हो, लेकिन कम से कम जो माया को स्पष्ट देखना, हमारे मैकेनिकल होने को स्पष्ट देखना, वो महत्वपूर्ण है। और बाकी जो ज्ञान की बातें हैं वे पूर्ण नहीं है, वे सहायक हो सकती हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं है। और दोस्तों, मॉडर्न साइंस में और पर्टिकुलरली न्यूरो साइंस में इस बात के बहुत अच्छे संकेत हैं। न्यूरो साइंस में की गई स्टडीज से थॉट के मैकेनिकल नेचर को समझने में और आसानी से समझा जा सकता है। तो अगर हम ब्रेन को समझना चाहें कि ब्रेन में क्या है, तो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और ये जो कम्युनिकेशन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए होता है। तो दोस्तों, इस चीज को सिंपल बनाने के लिए हम माने कि हमारा ब्रेन एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें बहुत सारी रोड है और गाड़ियां हैं। तो ये जो बड़े शहर में जो हमारा दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, इस बड़े शहर में बहुत सारे सड़क हैं। तो ये सड़क को हम मान लें हमारे ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है तो बहुत सारी सड़कें हैं। और ये जो सड़कें हैं, इन सड़कों में जो कार चलते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर समझ लें। तो एक बहुत बड़ा शहर जो हमारा मस्तिष्क हुआ, उस मस्तिष्क में बहुत सारे सड़क जो न्यूरॉन्स हुए, जो कि पाथ हैं, रास्ते हैं, और इस रास्ते पर चलने वाले वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो गाड़ियां हैं जो मैसेज कैरी कर रहे हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स है वे ब्रेन के अलग अलग ब्रेन के एरियाज को कनेक्ट करते हैं, और ये जो न्यूरॉन है एक दूसरे को सीधा टच नहीं करते। तो ऐसा समझ ले कि हमारे शहर के एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है एक रोड दूसरे रोड को क्रॉस कर रही है, सारे रोड अलग हैं, लेकिन ये दोनों न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इनके बीच में बहुत छोटा जो गैप होता है, न्यूरॉन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जैसे सड़कें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है हमारे उदाहरण में, लेकिन उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत टाइनी सा छोटा सा गैप होता है उनके बीच में, उसके जरिए ये कम्युनिकेशन मैनेज होता है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में या सड़कों के बीच में, जो हमारे उदाहरण में सड़क जो हम ले रहे हैं। तो जब भी हमें कोई विचार आता है तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन के जरिए
ट्रैवल करता है। समझ ले कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सड़क के जरिए ट्रैवल कर रहा है किसी एक सड़क पर, और जब ये सिग्नल जब दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप तक पहुंचता है तो वहां पे वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जैसे हैं जो कि उस सूचना को कैरी करेंगे दूसरे न्यूरॉन तक। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये दोनों के न्यूरॉन्स के बीच के गैप के अक्रॉस जंप करते हैं और मैसेज को दूसरे सड़कों तक पहुंचाते रहते हैं। ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों कि हम अपने ब्रेन रूपी शहर में एक रोड से दूसरे रोड तक ट्रैवल कर सकते हैं गाड़ी के जरिए। दो रोड एक दूसरे से मिल नहीं रहे, कोई भी रोड एक दूसरे से मिल नहीं रहा, लेकिन जो गाड़ी है, जो सामान या जो हमारा मैसेज कैरी कर रही है, वो गाड़ी एक रोड से दूसरे रोड तक जा सकती है, भले ही वो रोड एक दूसरे से ना मिल रहे हैं। हम मान लें कि शायद कोई कच्चा रास्ता हो या किसी और मैकेनिज्म से गाड़ी एक रोड से दूसरे रोड तक चली जा रही है। तो उसी तरह जो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और लेकिन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन मैनेज होता है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स से, जो हमारे उदाहरण में गाड़ियां हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है और वो अक्रॉस न्यूरॉन्स किसी भी सड़क पे वो ट्रैवल कर सकती है। तो जैसे कि कार, हमारी जो गाड़ी है वो अलग अलग चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कार से, उसी तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं या जो केमिकल हैं जो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाते हैं, वो हमारे विचारों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि आज तो हम उन केमिकल्स के नाम जानते हैं जो अलग अलग भावनाओं से एसोसिएटेड है। जैसे डोपामाइन, ये हैप्पी और मोटिवेशनल फीलिंग पैदा करता है। सेरोटोनिन, ये फील गुड केमिकल है जिससे कि थोड़ा हमें शांति अनुभव हो। फिर एसिटाइल कोलिन, ये लर्निंग और मेमोरी वाला केमिकल है जिससे हम चीज़ों को स्मरण रख पाते हैं। फिर है ग्लूटामेट, जिसमें फास्ट थिंकिंग होती है या विचार तेजी से आते हैं। फिर GABA भी होता है, या इसमें रिलैक्सेशन का फीलिंग होता है, जिसमें और ये जो है ये ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति को कम करता है। तो दोस्तों आप देखें कि जिस तरह की भावनाओं की हम बात कर रहे हैं वो भावनाएं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स से लिंक्ड हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने कहा केमिकल्स हैं, और उन केमिकल के नाम भी वैज्ञानिकों ने दे रखे हैं। तो अगर हम उदाहरण ले कि हमारे सामने कोई बहुत ही अच्छा सा खाद्य पदार्थ रखा हुआ है, कोई खाने की चीज़ रखी हुई है, तो जैसे ही मैं उस खाने की चीज़ को देखता हूँ तो मेरी जो आंखें हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, और ये न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करने लगते हैं। मेरे ब्रेन के न्यूरॉन कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? वो केमिकल हैं। तो जैसे ही मैंने कोई मिठाई या अच्छी सी खाने की चीज़ देखी तो डोपामाइन रिलीज हुआ, एक हैप्पीनेस का जो है फीलिंग रिलीज पैदा हुआ उससे, और उससे एक्साइटमेंट की फीलिंग पैदा हुई डोपामाइन से। और फिर मेरे ब्रेन ने जो टेस्ट और स्मेल है उस खाने की चीज़ की, उसको रिमेंबर कर रखा है। रिमेंबर कैसे कर रखा है? एसिटाइल कोलिन, ये मेमोरी से रिलेटेड केमिकल है। तो जैसे ही मैंने उसको देखा, वो सबसे पहले तो एक्साइटमेंट की फीलिंग, डोपामाइन रिलीज होती है, और ये सब चीज़ें बहुत ही मिली सेकेंड्स में एकदम इंस्टेंट में है। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक केमिकल फिर दूसरा एक केमिकल, क्योंकि हम जैसे ही कोई खाने की चीज़ देखते हैं वैसे ही खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। हमारे लिए वहाँ समय नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही है? डोपामाइन रिलीज हो रहा है जो मुझ में एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है, और वो चीज़ क्या है, उसका टेस्ट और स्मेल, उसका रिमेम्बरेंस मुझे एसिटाइल कोलिन से हो रहा है। और फाइनली मेरा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि अब मुझे इसे खाना है, क्योंकि मुझे वो एक्साइटमेंट की फीलिंग आई उसको देखते ही। तो फिर वो एक्शन फॉलो किया कि मैं उसे खा लेता हूँ। तो दोस्तों ये तो वैज्ञानिक रूप से भी प्रूवन है कि पीछे कितनी सारी केमिकल प्रोसेसेस चलते हैं। तो ब्रेन थॉट मैकेनिकल प्रोसेस है, ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है, और इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेना ही परसेप्शन है। और जब ये परसेप्शन आता है तो बीच में वो गैप, बीच में वो अवेयरनेस आ सकता है कि अगर मुझे, भले ही वो खाने की चीज़ है, लेकिन अगर मुझे
उस समय खाना उचित नहीं है तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं उस समय उसको नहीं खाऊंगा। और ये भी अगेन ये हैबिट फॉर्मेशन जैसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बस प्रण ले लिया है, मैंने कसम खा ली है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा, तो वो भी एक अलग हैबिट फॉर्मेशन है। तो ये जो पूरा आइडिया है, ये आइडिया उन पैटर्न्स को ब्रेक करने का है कि हम एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में ना घूमते रहे, बल्कि ये जो पैटर्न्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है और ये जो थॉट पैटर्न्स हैं, ये जो सोच विचार का जो तंत्र है, ये कुछ नहीं हमारे ब्रेन का ही न्यूरल एक्टिविटी है जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह ही काम कर रहा है। तो दोस्तों, मॉडर्न साइंस की भी सहायता से आज तो हमें ये चीज़ समझ ही लेनी चाहिए कि हम जिस चीज़ को पूरी दुनिया मानते हैं, जो हमारे विचार हैं, वो मैकेनिकल हैं। इस चीज़ का परसेप्शन होना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। आज की दुनिया में तो अनिवार्य है ही, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।